Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. In the today's video, we are going to talk about chapter number 6 of Indian Economic Development for class 12, that is Rural Development. Chapter 1 to 5 हम कर चुके हैं. You can find out those lectures in the playlist section on my channel. So quickly cover करते हैं. So rural development. First of all, what is rural development? Rural development होता क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि economic development क्या होता है? Making a plan फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी, इंटायर इकोनॉमी. सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट एक एक्शन प्लान है, या हम कह सकते हैं एक कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्हेन यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग. आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते. सो बिकॉज रूरल एरियाज में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो विच वी विल स्टडी इन द लेटेस्ट स्लाइड्स. सो इट्स एन एक्शन प्लान, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस फॉर व्हाट? टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ. ऑल द एस्पेक्ट्स का मतलब रूरल एरियाज में प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, रूरल लोगों की लाइफ अच्छी होनी चाहिए, रूरल लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ. दिस इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, अब एस्पेक्ट्स क्या है? नाउ वी आर सेइंग मतलब ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो स्पेसिफिक हैं टू रूरल एरियाज. सो देयर आर 4 मेन एस्पेक्ट्स. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स मतलब वहाँ के जो फार्मर्स हैं, नॉट जस्ट फार्मर्स, रूरल एरियाज में और भी लाइवलीहुड्स होते हैं, उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एंड अदर ऑक्यूपेशंस के लिए जो रूरल एरियाज में होते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है उसे डेवलप करना. लैंड रिफॉर्म्स करना. लैंड रिफॉर्म्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन चैप्टर नंबर 1. एंड देन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. ये हमने उस चैप्टर में पढ़ा था पॉवर्टी में, दैट इफ यू टॉक अबाउट पॉवर्टी रेशियो देन रूरल एरियाज में नंबर ऑफ पुअर पीपल आर हायर देन कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का स्पेसिफिकली जरूरत रूरल एरियाज में भी है. सो दीज आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. नाउ द मेन थिंग इन दिस चैप्टर इज द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. आपका पूरा हुआ चैप्टर इन इमर्जिंग चैलेंजेस के ऊपर ही फोकस करता है. क्या इश्यूज आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल डेवलपमेंट? फर्स्ट इज रूरल क्रेडिट, रूरल मार्केटिंग, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज रूरल क्रेडिट. सी, क्रेडिट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग द लोन. ठीक है, अब फार्मर्स को क्रेडिट की सबसे ज्यादा जरूरत है. फार्मर्स आर इन द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट. व्हाई? बिकॉज देर इज अ लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ इनकम. जब फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को सो करते हैं, जब उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स की, सीड्स की, फर्टिलाइजर्स की, टूल्स की, इन सब चीज़ों की जरूरत होती है, दे नीड फंड, राइट? बट उनको जब इनकम मिलेगी, दैट विल बी व्हेन दे हार्वेस्ट एंड सेल द क्रॉप्स इन द मार्केट. So there is a long time gap between them and that is why farmers need a long term credit. Farmers को credit की बहुत ज़रूरत होती है, पैसों की बहुत ज़रूरत होती है for a long period of time. So that is why in rural areas it is very important to have an efficient and an effective rural credit system. इसकी बहुत ज़रूरत है if we want कि agriculture productivity increase हो, agricultural income increase हो, right? Now when we talk about rural credit, there are 2 sources. 2 sources हैं जहाँ से farmers को rural credit मिलता है. First are the non-institutional and then we have institutional sources. Non-institutional sources, let's see some example. Non-institutional के examples हैं lenders, जमींदार्स, relatives, साहूकार्स, traders. नाम से पता चल रहा है ये वो sources हैं जो कि legal नहीं हैं, ये किसी organization system में follow नहीं करते. They are just lay people or these are some people who have excess money and they will provide you that money. That's all. तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, लोन्स आप किसी भी टाइम ले सकते हो एंड इट इज़ वेरी इजी टू टेक लोन बिकॉज देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़. इन इंडिया ड्यूरिंग 1950s non-institutional sources used to constitute 90% of the rural credit needs, which is not a good sign. क्यों? क्योंकि इसके कुछ demerits हैं. Demerits number 1, ये बहुत ही high rate of interest charge करते हैं because farmers are uneducated, they are unaware, उन्हें नहीं पता market में what rate of interest is going on. So they will, you can ask any amount of rate of interest for them. And that is why farmers used to get exploited. और farmers को force किया जाता था to sell their products at low prices to these lenders, right? Due to these non-institutional sources only, farmers were highly exploited and they faced a debt trap. अब debt trap क्या होता है? Debt trap का मतलब होता है जब आप एक लोन को पूरा करने के लिए दूसरा लोन लेते हो, जब आप एक डेप्ट के अपने लोन के ट्रैप में फंस जाते हो, उसे हम डेट ट्रैप कहते हैं. ऐसा क्यों होता था? बिकॉज फार्मर्स यूज टू टेक लोन एट अ वेरी वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि लोन का अमाउंट डबल हो जाता था विद इन फ्यू ईयर्स. एंड टू रीपे दैट लोन अ फार्मर हैड टू टेक अनदर लोन. तो इस तरीके से फार्मर्स डेट ट्रैप में फंस जाते थे. दीज वर द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट. नाउ वी हैव मेनी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट एज वेल. कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. ये सोसाइटीज हैं जो कि रीजनेबल रेट पे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करेंगी.
सिमिलरली वी हैव कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो, ये भी फार्मर्स को रीजनेबल रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। कमर्शियल बैंक जैसे कि SBI, HDFC, ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं। इनकी जरूरत इसलिए है बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलोन पूरे रूरल क्रेडिट की नीड्स को मीट नहीं कर सकते, सो वी नीड कमर्शियल बैंक्स एज वेल। देन वी हैव सम रूरल रीजनल बैंक्स, ये छोटे छोटे बैंक्स हैं जो कि पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में ही मिलेंगी, इनकी ब्रांचेस नहीं होती हैं, तो ये भी क्रेडिट सप्लाईज देते हैं रूरल एरियाज में। व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल बैंक्स, तो इंडिया में जो एपेक्स बैंक है रूरल एरियाज के लिए, जैसे कि हम नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एपेक्स बैंक है RBI, राइट, फॉर द एंटायर इंडिया। सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट के लिए भी एक बैंक है जिसे हम कहते हैं NABARD। NABARD इज अ शॉर्ट फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये एपेक्स फंडिंग इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब, आई एम स्पीकिंग एपेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट इसका मतलब होता है एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे फाइनेंसिंग सिस्टम का ध्यान रखेगी, एंड इट विल सर्व एज अ मीडियम बिटवीन द रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जो रूरल एरियाज में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके बीच में ये एक एपेक्स फंडिंग है, या हम कह सकते हैं मीडिएटर है जो कि इनके बीच में रहेगा, इसे हम NABARD कहते हैं। एंड देन वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल्सो, SHGs। ये क्या है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, दे विल कंबाइन टुगेदर, छोटा छोटा अमाउंट ऑफ मनी ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एक स्मॉल फंड में, एंड व्हेन एनी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप नीड्स अ लोन, दे कैन गिव द लोन टू दैट पर्सन फ्रॉम दैट फंड। ये SHGs होते हैं, बेसिकली लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो दीज आर सम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये लीगलाइज सोर्सेज हैं, ये रिकॉग्नाइज सोर्सेज हैं, ये आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। एंड टुडे almost 70 to 80% of the rural credit needs are met by institutional sources of rural credit. So this is a good sign. But problems क्या आती हैं? What are the problems faced by rural bankings? अभी भी मतलब we are unable to meet the entire rural credit needs. अभी भी ऐसे farmers हैं जो कि funds की वजह से farming नहीं कर पाते हैं, तो insufficient हैं। एडिकेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इनका पूरा कवरेज नहीं है। बहुत सारे इंडिया में रूरल विलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ही स्मॉल हैं, बहुत ही स्कैटर्ड एरियाज में हैं, जहाँ तक बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुँच पाया है। इन एडिकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, क्योंकि इनके पास फंड्स की कमी होती है, तो जितना अमाउंट प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर्स को, दे आर अनेबल टू प्रोवाइड। पुअर और मार्जिनल फार्मर्स पे ज़्यादा अटेंशन नहीं पे हो पा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा पुअर फार्मर्स हैं, दे आर अनेबल टू गेट द लोन्स येट टिल डेट, एंड ग्रोइंग ओवरड्यूज। प्रॉब्लम ये आ रही है कि द फार्मर्स आर स्टिल नॉट एबल टू पे बैक द लोन्स इवन एट द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दीज बैंक्स। इसमें से, एंड थ्रू अ रिसेंट स्टडी ये पता चला है दैट 50% ऑफ देम आर ड्यू टू दे आर नॉट पेइंग द लोन जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू पे, इट्स नॉट दैट दे कैन नॉट पे। ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रूरल बैंक्स में, रूरल बैंकिंग सिस्टम में। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज ऑफ द रूरल क्रेडिट। दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज इन रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड चैलेंज आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है? सी ये पूरे की पूरी वो सब चीज़ें हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग, जब फार्मर अपनी पूरी क्रॉप को काट लेता है, फसल काट लेता है, हार्वेस्टिंग, टिल द पॉइंट ऑफ सेलिंग। इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसे हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोलेंगे। उसमें क्या होता है? आफ्टर हार्वेस्टिंग यू हैव टू कलेक्ट ऑल द प्रोड्यूस। इस सारे प्रोड्यूस को प्रोसेस करना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस इज नॉट सेल्ड एज इट इज, यू हैव टू प्रोसेस इट। ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। कोई प्रोड्यूस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, किसी प्रोड्यूस की क्वालिटी कम होती है। सो इफ यू कैन ग्रेड देम, देन यू कैन सेल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू द बायर प्रेफरेंसेस। अगर आप गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट हाई एंड मार्केट में सेल करना चाहते हो, देन द पैकेजिंग हैज टू बी डन अकॉर्डिंगली। Storing the produce for the future sale, obviously there is a time lag between the crops are harvested till the crops are sold in the market. तो इसके बीच में उनकी स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है, एंड सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज ल्यूक्रेटिव। बेसिकली कमर्शियल मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसे हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं, और ये भी एक चैलेंज है इफ़ वी टॉक अबाउट रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स अगेन, स्टोरेज फैसिलिटी की कमी है, इनइफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, क्योंकि प्रोड्यूस को रूरल एरिया से अर्बन एरियाज तक लेके जाना है। लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है, फार्मर्स आर अनअवेयर। वहाँ पे अभी भी इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि फार्मर्स अवेयर रहें मार्केट में व्हाट इज गोइंग ऑन। लैक ऑफ एडिकेट फाइनेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। रूरल क्रेडिट सिस्टम अभी भी इनएडिकेट है, एंड मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। आज भी अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं जहाँ पे बिग ट्रेडर्स फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज? क्या मेजर्स लिए गए हैं फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो अच्छे से सही प्राइसेस पे अर्बन मार्केट में या मार्केट्स में सेल किया जा सके? नंबर 1, रेगुलेटेड मार्केट्स। मार्केट्स को रेगुलेट करना, मार्केट्स पे रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस डालना, पेनल्टीज डालना बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन बाइंग एंड सेलिंग।
जिस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल होना चाहिए और जिस प्राइस पे प्रोडक्ट परचेज होना चाहिए, गवर्नमेंट इसके ऊपर नजर रखती है. दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केटिंग. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये हैं, ये हेल्प करते हैं आपको बार्गेन करने में टू गेट अ बेटर प्राइस. अब एक छोटा सा फार्मर मार्केट में जाता है टू सेल द प्रोडक्ट, मे बी वो उतना अच्छा प्राइस नहीं ले सकता, बट व्हेन इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके अगर जाके बार्गेन करेंगे, दे माइट गेट अ बेटर प्राइस. देन कम्स MSP विच इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपको गारंटी करती है. सी दिस हैपेंड एट द टाइम जब इंडिया में फूड इनसफिशिएंसी थी. इंडिया में बहुत फेमाइंस आए थे एट द टाइम जब हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे. तो इंडिया में बहुत ज़्यादा India was a food insufficient country. We did not have food to feed our people. We had to borrow the food from outside, and it was a shame for a country like India. एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद भी आप अपनी कंट्री को फीड नहीं कर सकते. सो एट दैट टाइम गवर्नमेंट MSP लेके आई थी. MSP में गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला, यू प्रोड्यूस वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस एंड सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. इफ द प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, वी विल बाय योर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस. इसे हम MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो इससे फिर फार्मर्स ने प्रोड्यूस बनाना शुरू किया, एंड टुडे इंडिया हैज बिकम अ फूड सफिशिएंट कंट्री. आज की डेट में हम एक फूड अबंडेंट कंट्री हैं, हम फूड एक्सपोर्ट भी करते हैं. देन कम सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट. सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना एट अ लोअर रेट्स, ताकि फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, सो दैट द प्रोड्यूस कैन ईजिली रीच द अर्बन मार्केट्स. स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग. गवर्नमेंट ने बोला है कि आप प्रोड्यूस जो अभी बनाते हो उसे स्टैंडर्डाइज करो एंड ग्रेडिंग करो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी. एंड देन वेयर हाउसिंग, ऑब्वियसली, बिकॉज अगेन देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन व्हेन द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड टिल द टाइम इट इज सोल्ड. तो प्रोडक्ट्स को स्टोर करना बहुत जरूरी है, वेयर हाउसिंग करना बहुत जरूरी है. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स टेकन फॉर द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. थर्ड चैलेंज आता है हमारे सामने, डाइवर्सिफिकेशन. अब डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है, सी, क्रॉप फार्मिंग जो है वो ओवरबर्डन्ड है. एज आई टोल्ड यू, इंडिया इज अ फूड अबंडेंट कंट्री, हमारे पास फूड सफिशिएंट है. तो लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है. हम कम लोगों से भी उतना ही प्रोड्यूस बना सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फार्म में जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उन्हें रीअलोकेट किया जाए, यानी कि उन्हें दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाया जाए. ठीक है. सो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा, फार्मर्स की इनकम स्टेबल हो जाएगी, एंड अगेन जो उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलेगा. सस्टेनेबल मीन्स ऐसा लाइवलीहुड जो कि फॉर एवर रहे. लाइक क्रॉप फार्मिंग, अगेन इट इज़ अ गुड लाइवलीहुड बट इट इज़ सीजनल इन नेचर, राइट. तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ या इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट चीज़ें रूरल एरियाज में लाई जाएं जिससे फार्मर्स को एक स्टेबल इनकम मिले. इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन. नाउ डाइवर्सिफिकेशन के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो तरीके हैं डाइवर्सिफाई करने के. फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. या तो आप डिफरेंट क्रॉप्स उगाओ, या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. इसे हम डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. इसका मतलब होता है शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, जिसे हम क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं. बेसिकली फार्मर्स को बोला जाता है जिस सीजन में जोन सा प्रोड्यूस होता है, यू प्रोड्यूस दैट, इट इज फॉर 6 months, 3 months, 4 months. उसके बाद जब आपकी लैंड फ्री हो जाती है तब आप कुछ और प्रोड्यूस करो. डोंट कीप द लैंड्स बैरन. सो दिस इज बेसिकली अ शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. सबसिस्टेंस का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग करना कि सिर्फ हमारा गुजारा हो जाए, मतलब हम उतना प्रोड्यूस करें कि हम उसमें से खा सकें और कुछ हम मार्केट में बस सेल करें सो दैट वी कैन लिव. दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग. ऑन द अदर हैंड कमर्शियल फार्मिंग होता है टू सेल योर प्रोडक्ट्स, टू प्रोड्यूस इन अबंडेंस, have some for yourself and sell some in the market so that you are earning good. तो बेसिकली फार्मर्स का माइंड सेट चेंज करना बहुत जरूरी है. एंड इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस. प्राइजेस की वजह से फ्लक्चुएशन आते हैं, वो रिस्क आपका कम हो जाता है. मॉनसून फेलियर की वजह से जो रिस्क आएंगे वो आपका कम हो जाएगा. तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. ऑल टुगेदर ऐसा काम करो जिसका फार्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है. सो इसमें कुछ एक्टिविटीज आती हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर एंड IT. ये कुछ डिफरेंट लाइवलीहुड्स हैं जो गवर्नमेंट फार्मर्स को या रूरल पीपल को कहती है दैट यू कैन अंडरटेक दीज एक्टिविटीज एज वेल अदर देन फार्मिंग. तो एनिमल हस्बेंड्री, इट इज ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ द फार्म एनिमल्स. बेसिकली फार्म एनिमल्स को पालना, उनका ध्यान रखना, एंड देन अर्निंग फ्रॉम देम ऑल्सो. India has the world's largest number of livestock. Livestock means cattle, sheep, chicken, everything. This is called livestock. And ये जो livestock है या animal husbandry है, ये over 70 million farmers को livelihood provide करता है. So this is a good sign, and this is again one of the occupation. Second आता है fisheries. Fisheries का मतलब होता है catching, processing and selling of fish and the other aquatic animals.
ये लोग वाटर बॉडी को दे रिगार्ड देम एज देयर मदर एंड फिशरीज अकाउंट फॉर 0.8% ऑफ इंडियाज जीडीपी विच इज अ गुड नंबर. देन कम्स हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स. बिकॉज फ्रूट्स आर सोल्ड एट अ वेरी वेरी गुड प्राइस इन द मार्केट, तो इससे सिग्निफिकेंट राइज इन इनकम मिलता है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 20% ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट. आज के डेट में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है 20% हॉर्टिकल्चर की तरफ है, बिकॉज ओवर द ईयर्स people have been drawn towards fruits, different exotic vegetables and flowers. So this is again one of a good occupation, एक sustainable livelihood है. And IT of course government कहती है कि information technology का हर जगह, in fact government everywhere IT is required for awareness of the farmers, for the knowledge of the farmers, information, transmit of information. तो use of computers and telecommunications, retrieve, store and transmit information. तो इसका मेन एम है कि हर विलेज को एक नॉलेज सेंटर बनाया जाए. फार्मर्स शुड बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन द मार्केट. वो फर्टिलाइजर अगर किसी से परचेज करने जा रहे हैं, दे शुड नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द फर्टिलाइजर, विच फर्टिलाइजर्स आर गुड. सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज. ये थर्ड चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट. एंड द लास्ट चैलेंज इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया ऐसे टेक्निक्स का यूज करना फार्मिंग में जो कि ग्रीन हो इन नेचर, कंपोस्ट नेचुरल यूज किया जाए, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज किया जाए, बेसिकली एब्सोल्युटली नो यूज ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल्स इन द फील्ड ऑफ फार्मिंग. इसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स, नंबर 1 इकोनॉमिकल है, इट इज कंपेरेटिवली वेरी चीपर. आपको एक्सपोर्ट्स के थ्रू इनकम मिलती है क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है. ये एनवायरमेंट सेफ हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं एंड इट्स अ हेल्दी फूड ऑप्शन. ऑन दी अदर हैंड नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग के चैलेंजेस क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इतना डेवलप नहीं है. आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. बेसिकली ऑर्गेनिक फार्म से जो आपका प्रोड्यूस है वो द नंबर ऑफ प्रोड्यूस गेट्स वेरी वेरी स्मॉल. आपकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी इफ़ यू गो विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग. बिकॉज इंडिया में द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, यू कैनॉट गो टू 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसलिए उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है. लिमिटेड क्रॉप चॉइसेस, हर तरीके की क्रॉप आप बिना केमिकल्स के नहीं ग्रो कर सकते. इनकी फूड लाइफ शॉर्टर होती है बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव से फूड लाइफ इंक्रीज की जाती है. तो ऑर्गेनिक फार्म्स की शेल्फ लाइफ कम होती है एंड लो यील्ड. एज आई टोल्ड यू, इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है. इफ़ यू आर यूजिंग ओनली ग्रीन मेन्योर एंड नेचुरल कंपोस्ट, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू द केमिकल प्रोडक्टिविटी. So this is an organic farming. This is again one of the challenge, but again this is a alternative livelihood. Some of the farms can switch to organic farming because again this has a lot of demand in the market and it's a different type of sustainable livelihood. So these are some of the challenges in terms of rural development. This was your entire chapter. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एम्प्लॉयमेंट. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं एंड रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस क्या हैं. देयर आर 4 मेन चैलेंजेस और इन्हीं चैलेंजेस को डिटेल में कवर किया गया है इन योर चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट विल बी लेक्चर नंबर 7. इस वीडियो के नोट्स यू विल फाइंड ऑन माई चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. I hope you like the video. I hope you understand the concept. If you like me, do give me a thumbs up and till then keep learning. Thank you so much.